अच्छा देखो, लास्ट क्लास तक कैश फ्लो का सर्टेन क्वेश्चंस कर लिया था। बेसिक्स क्लियर है, एक बार पूरा बेसिक्स रिवाइज करता है, उसके बाद ये सर्टेन क्वेश्चंस और है, यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लिया तो आराम से कैश फ्लो उससे हायर लेवल नहीं आता। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना मेथड से बना सकते हैं हम लोग? कौन सा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। The format of cash flow statement of indirect method is prescribed under which accounting standard? AS3 revised accounting standard number 3 revised, right? अब देखो, cash flow statement means inflows and outflows of cash. So basically it is divided into three activities. कौन सा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू अवर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेजरली कौन सा हो गया? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ही हो गया अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? यस, रिटर्न्स मिले फ्यूचर ग्रो करने के लिए, बेसिकली विच इंक्रीजेज अवर अर्निंग कैपेसिटी, जो हमारा अर्निंग को बढ़ाए। ठीक है, अर्निंग इंक्रीज करे या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग हम लोग कर रहे हैं उससे, तो वो हो गया मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा पार्ट है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, इज इट क्लियर? देन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब loans and borrowings. Loans and borrowings is basically the financing activity. ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनडायरेक्ट मेथड में आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके अंदर हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्वेश्चन नॉर्मली आपको बैलेंस शीट देगा। तो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या चेक करना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इफ नोट्स टू अकाउंट्स है तो वी विल चेक दैट, इफ नहीं है तो डायरेक्ट उसी का डिफरेंस। सबसे पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? करंट ईयर पीएनएल बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर पीएनएल बैलेंस। कभी भी प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर नहीं करना है। ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब इसमें चार आइटम्स एड बैक करने। ठीक है, चार आइटम्स एड बैक करने हैं। कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये कौन सा है? जो हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया है। जो हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब बेसिकली प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स का डेटा कहां से मिलेगा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। इफ प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो अपन क्या मानता है? प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन पे करेंगे। करंट ईयर का क्लोजिंग हमने क्रिएट किया होगा, राइट। लेकिन इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन आपको क्रिएट या पेड का इंफॉर्मेशन दे देगा, देन वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट एंड द सेकंड पार्ट बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। क्रिएट दिया हुआ है तो पेड वाला बैलेंसिंग फिगर होगा, और पेड दिया हुआ है तो क्रिएट वाला बैलेंसिंग फिगर होगा। इज इट क्लियर? तो एक है प्रोविजन फॉर टैक्स को एड बैक करना है। फिर और क्या एड बैक करना है? interim dividend paid during the year. Interim dividend paid during the year. Thirdly, proposed dividend of previous year. Proposed dividend of previous year, current year का कुछ भी नहीं करना। Is it clear? Proposed dividend of previous year. अब एक चीज ध्यान रखना, इफ क्वेश्चन में डिविडेंड दिया जा रहा है एंड यू हैव अ प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड दे रहे होंगे। इक्विटी को देने से पहले हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर? ये तीन आइटम। चौथा आइटम क्या था? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व। इफ रिजर्व इंक्रीज हो रहा है मतलब वो प्रॉफिट से ही पैसा गया होगा, तो ये एड बैक कर देंगे। एंड द वन थिंग जो हम लोग को माइनस करना होता है,
इनकम टैक्स रिफंड जो रहेगा ही नहीं आपके क्वेश्चन में, तो ये सब प्लस माइनस करके हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इज इट क्लियर? ये आ गया। देन अपने को करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मैंने आप लोग को सिखाया है कि नॉन कैश में 4 आइटम ध्यान में रखो, मेजरली बस ये 4 ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, क्लियर है। अब ध्यान रखना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लेते। जिस एसेट्स को आप सेल कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करना, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, पूरे साल आपने जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो हम लोग कंसीडर करेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने 2 तरह का अकाउंट बनाना सीखा था, एक नॉर्मल एसेट अकाउंट, एक एसेट अकाउंट विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो डेप्रिसिएशन अपना एड बैक करना है। देन अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, इफ इनटेंजिबल एसेट्स कम हो रहा है देन इट इज एन अमोर्टाइजेशन, आप लोग इसको नॉन कैश बोल के एड बैक करोगे। तीसरा राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, या एनी सच टाइप ऑफ एक्सपेंस जो हम लोग राइट ऑफ कर रहा है दूसरा एक्टिविटी में कंसीडर करना है, जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, शेयर्स इश्यू करने के टाइम आपने खर्चा किया, अब वो तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, शेयर इश्यू करना इज फाइनेंसिंग, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो भी फाइनेंसिंग में ही जाएगा। तो इफ आपने गलती से पीएनएल में दिखा रखा है तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? देन फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हो गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इफ आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो देन इट इज अ नॉन कैश आइटम, एड बैक करना है। तो 3 आइटम हो गया, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट। चौथा प्रोविजंस अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स। बस ये 4 आइटम आपको, नहीं वो नहीं लेना, प्रोविजन फॉर वो तो डेप्रिसिएशन निकालना है ना उससे, तो उस अकाउंट से। तो क्या चीज? कौन सा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं टू फाइंड आउट करंट ईयर डेप्रिसिएशन। वो मेरा पीएनएल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं जाता, पीएनएल में तो जाता है मेरा डेप्रिसिएशन वैल्यू जाता है, ठीक है, इसलिए सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है। जो चीज हम पीएनएल का डेबिट में शो करते हैं ना वही आइटम मुझे यहाँ कंसिडर करना है। जैसे तुमने क्रिएट किया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, ये सारा एड बैक होगा, बट नॉट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये 4 आइटम्स ही आपको ध्यान में रखना है। देन कम्स नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या ध्यान रखना है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। और इसी में एक आ गया था शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो आपको दिखा था। इज इट क्लियर? ये 4 आइटम आपको दिमाग में रखना है, इसको प्लस माइनस करोगे, गेन है तो माइनस करना है और एक्सपेंसेस है तो एड बैक करना है। वी विल हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो निकल गया। उसके बाद में क्या करना है? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। बैलेंस शीट में पहले करंट लायबिलिटीज आएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं लेना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं लेना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नॉर्मली क्या मिलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सीसी, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये दो नहीं कंसिडर करेंगे, बाकी सारा करंट लायबिलिटीज कंसिडर करेंगे। इफ करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है इट मींस इनफ्लो ऑफ कैश, एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। इज इट क्लियर? देन कम्स करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपको क्या नहीं कंसीडर करना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी नहीं करेंगे। मार्केटेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? 3 months, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट विच इज हाईली लिक्विड दैट इज लेस देन 3 months, ठीक है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेगा, बाकी सारा करंट एसेट्स अपन लेगा। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे या माइनस?
माइनस आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, और करंट एसेट्स डिक्रीज होने से इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर इनकम टैक्स पेड, देन इनकम टैक्स पे माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो और नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव है तो फ्लो, नेगेटिव है तो यूज्ड वर्ड यूज करेंगे, राइट। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व करने के टाइम योर फोकस शुड ओनली बी ऑन नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या आता है? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स हो सकता है, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स हो सकता है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हो सकता है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, इतना ही आइटम आपका नॉन करंट एसेट्स का हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इज इट क्लियर? फिर प्लस माइनस करोगे तो नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज्ड आ जाएगा। देन कम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मतलब हमने नया शेयर्स इशू किया होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडम्पशन किया होगा या बायबैक किया होगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। सेम थिंग गोज विद द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या आपने प्रीमियम में इशू किया है या फिर प्रीमियम में रिडम्पशन किया है क्या, then you have to consider that premium amount also, and if डिवेंचर इशू करने के टाइम आपने डिस्काउंट में इशू किया है तो उसको भी कंसिडर करोगे, डिस्काउंट बोल के हम माइनस कर देंगे, जो नेट इनफ्लो होता है वही अपन को कंसिडर करना है। फिर बोरोइंग्स के ऊपर ड्यूरिंग द जितना इंटरेस्ट पे किया है वो माइनस करोगे, एंड कोई भी इंटरिम डिविडेंड या फिर प्रपोज डिविडेंड है तो वो माइनस करोगे, तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो और कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आया समझ में? फिर अपन क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आया प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को प्लस करते हैं, नेट जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करते हैं। दिस शुड मैच विथ आवर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? यही था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया जैसे कि न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 69 बीसीआर लिमिटेड, इजी सा क्वेश्चन था, मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि ज्यादातर आपके एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड्स में। ठीक है, तो 2 पॉइंट ही रहेगा एडिशनल, तो इस टाइप का क्वेश्चन का चांसेस ज्यादा बनता है। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स में टेंजिबल एसेट्स का नोट्स है और इनटेंजिबल एसेट्स का नोट्स है, राइट। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, तुम लोग का बुक में क्या होगा 22 23 है क्या, 31 मार्च 22 12% एंड 31 मार्च 23 10%। प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो क्यों क्या दिया हुआ आप लोग की बुक में? अच्छा 23 में 12% एंड 22 में 10%, ओके। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर कुछ करना है क्या? 23 वाले का कुछ नहीं करना, लेकिन प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर उसी को तो कंसीडर करेगा। क्लियर है? तो प्रपोज डिविडेंड का कहां कहां ट्रीटमेंट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडबैक होगा एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन का डुअल इंपैक्ट होगा ही होगा। क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन का डुअल इंपैक्ट होगा ही होगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब कितना डिविडेंड, कितना वैल्यू किस पे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास शेयर कैपिटल देखो 5 लाख है और 7 लाख भी है, किस पे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख, क्योंकि पिछले साल का है तो पिछले साल की वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, राइट। तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 विल बी योर प्रपोज डिविडेंड। हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो गुडविल हो गया, इसका सिर्फ एक ही बार आता है ना? हाँ सिर्फ एक ही बार आता है क्योंकि इसका कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन विल हैव डुअल इंपैक्ट, वो तो पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ही है ना तुम्हारा। हाँ वो तो पार्ट। हाँ,
इसीलिए, क्योंकि वो बैलेंस शीट में सब कुछ प्लस माइनस होके आ रहा है, पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। Then point number 2, during the year equipment costing 1 lakh was purchased, lost on sale of equipment 12,000, 18,000 depreciation was charged on equipment. आपके पास equipment का बहुत सारा कहानी दे दिया, राइट? अब हमें समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए एग्जाम में, इसका वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। इफ यू विल ड्राफ्ट वर्किंग नोट, क्योंकि दो ही तो पॉइंट है, बाकी तो सारा बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन से हो जाएगा। अब इक्विपमेंट का जब आप वर्किंग नोट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो भी 5 लाख है। फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड टू बैंक, 1 लाख खरीदा हमने। फिर जो भी एसेट हमने बेचा है उसमें लॉस हो गया बाय बैंक, तो पता नहीं, बाय डेप्रिसिएशन पता है, पूरा साल में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो क्वेश्चन खुद बता रहा है, 18,000। कितने रुपीस में सेल किया वी डोंट नो, निकाल लेंगे, लेकिन लॉस ऑन सेल तो पता है ना, लॉस ऑन सेल 12,000। तो बताइए जो इक्विपमेंट आपने सेल किया है वो कितने रुपीस में सेल किया, 70,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन का वर्किंग नोट्स बनाना है, तभी क्लैरिटी आएगा। बस एक छोटा सा वर्किंग नोट, और क्या चाहिएगा हमें, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए अपने को सबसे पहले चेक करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक्स्ट्रा नोट नहीं दिया हुआ, तो जो उन दोनों का डिफरेंस है वही ले लेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 3,50,000, प्रीवियस ईयर 2 लाख था, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,50,000। देन चार आइटम्स एड बैक करना था, एक था प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? हाँ है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं था, तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो क्या करना है, यस करंट ईयर वाला हमने क्रिएट किया होगा, और प्रीवियस ईयर वाला पे कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड था नहीं, प्रोपोज डिविडेंड है, proposed dividend of previous year 50,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? दिस विल बी योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर आपने किया होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश में पहला था डेप्रिसिएशन, अभी अभी हमने निकाला डेप्रिसिएशन 18,000, ये एड बैक कर दिया। अमोर्टाइजेशन के लिए चेक करो इंटेंजिबल एसेट्स है क्या, है और कम भी हो रहा है वैल्यू, तो 5,000 अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, 5,000 अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आप लोग एड बैक कर देना। क्लियर है? तीसरा कोई और कोई प्रोविजंस है? नहीं है। और बस एक ही आइटम है नॉन ऑपरेटिंग में, या और भी कुछ है? एक है लॉस ऑन सेल, ये एड बैक हो जाएगा 12,000। देन चेक करो क्या कोई इंटरेस्ट पेड है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है बट हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता, तो इंटरेस्ट पेड नहीं ले सकते। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कुछ है? कुछ भी नहीं था, तो नहीं लेना। क्लियर है? तो इतना ही होगा। तो आपको अंडर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या लेना है,
डेप्रिसिएशन 18,000 एड बैक करोगे, अमोर्टाइजेशन 5,000 एड बैक करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 12,000 एड बैक करोगे। लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एड बैक होता है, गेन्स माइनस होते हैं, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है 1,05,000 से 1,22,000, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, तो प्लस कर दोगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेना। करंट एसेट्स इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 55,000 से 1,30,000, मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 80 से 147 हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेना, तो इसको करोगे तो आपका प्लस माइनस करके आया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्क इनकम टैक्स पेड, कितना आ गया 1,60,000 कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड। अब लेस इनकम टैक्स कर देगा 30,000, प्रीवियस ईयर वाला जो प्रोविजन था वही पे करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,30,000। क्लियर है? किसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाउट? इन्वेस्टिंग के लिए अपने को क्या देखना है, नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के साथ कहानी हुआ था, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट 70,000 इनफ्लो ऑफ कैश, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख आउटफ्लो ऑफ कैश, बस और कोई आइटम है ही नहीं। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 था, 0 से 1 लाख हो गया, तो वो भी आउटफ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड है नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड है नहीं, तो ये तीन ही आइटम्स होगा। इसको प्लस माइनस करके क्या आया आपका, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,30,000, 1,30,000। अब रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में आपने क्या किया, शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का इशू किया, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख इनफ्लो ऑफ कैश। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख से 50,000 हो गया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आउटफ्लो ऑफ कैश 50,000। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था नहीं, इंटरेस्ट पेड बोल के कुछ नहीं है, लेकिन डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 50,000 माइनस करेगा, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 लाख, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 लाख। अब आप ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग कर लेना, उसमें ऐड करना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 लाख, इट दिस शुड बी इक्वल्स टू योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3 लाख। क्लियर है? ऐसा ही किया, किसी को डाउट अभी भी? वंस यू आर डन विथ 69 बताना मुझे, 73 डिस्कस करेंगे। ओके 73 डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब करते हैं 73 डिस्कस। ठीक है 73 डिस्कस कर रहा हूं, 69 आई होप सबका हो गया होगा। आपको फिर से बैलेंस शीट दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000, तो मशीनरी के बारे में कुछ बोल रहा है। चेक करो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में है क्या, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लेकिन टेंजिबल एसेट्स में तो नोट नंबर 4 दिया हुआ है, तो चेक करो नोट नंबर 4 में क्या है, एक है लैंड और एक है मशीनरी, राइट। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं, राइट। तो मशीनरी अकाउंट, तो लैंड देखो क्या था, लास्ट ईयर 70,000 था, प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ लैंड वाज 70,000, करंट ईयर में वैल्यू कितना है 1,50,000, मतलब
परचेज किया होगा, हमने परचेज किया होगा, बिकॉज लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं मशीनरी अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम लोग वर्किंग नोट बना लेगा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, राइट। अब क्या बोल रहा है, मशीनरी 60,000 बुक वैल्यू, क्वेश्चन खुद ही बुक वैल्यू निकाल के दे दिया है, was sold for 18,000, हमने 18,000 में सेल किया, जिसका बुक वैल्यू है 60,000, तो लॉस कितना, लॉस ऑन सेल कितना आएगा, 42,000। क्लियर है, और तो कोई डेटा क्वेश्चन में है ही नहीं, इसका मतलब क्रेडिट साइड ही तो कम आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन विल बी अवर बैलेंसिंग फिगर। $20,000 डेप्रिसिएशन। क्लियर, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास, इंटरिम डिविडेंड, वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडबैक हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। एंड एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे, तो उसका भी अकाउंट बना लेते हैं। देखो, और एक लेजर अकाउंट बना देता हूँ, वर्किंग नोट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस कितना, 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 45,000। क्या बोल रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बेच दिया हमने। 40% किसका, 40% ओपनिंग का, 40% 50,000 का 40% कितना हो गया, 20,000, 20,000। 20,000 रुपीज का हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है एट ए लॉस ऑफ 20%, मतलब कितने रुपीज में सेल किया, 16,000 रुपए में। 20,000 का इन्वेस्टमेंट 20% के लॉस में सेल करोगे तो 16,000 में सेल करेंगे। 20,000 का वैल्यू का इन्वेस्टमेंट, उस पर 20% लॉस हो गया मुझे, तो 20,000 का 20% तो 4,000, तो हमने कितने में सेल किया होगा, 16,000। लॉस ऑन सेल 4,000, क्या ये अकाउंट मैच कर रहा है, यानी परचेज किया होगा। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो ये दो वर्किंग नोट मस्त था नंबर 73 में। नीचे वाला 50, वो बोल रहा है 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो ओरिजिनली बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50,000 था मेरे पास, इसका 40% हम लोग सेल कर रहे हैं, तो 50,000 का 40% होता है 20,000। 50,000
रुपीज का 40% होता है 20,000। 20,000 का इन्वेस्टमेंट आप सेल कर रहे हो एट द लॉस ऑफ 20%। मतलब 20,000 का चीज आप 16,000 में बेच रहे हो, तो 4,000 का लॉस। ठीक है, फिर एक वर्किंग नोट और चाहिएगा आपको क्या? यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम टैक्स को छोड़ के कोई भी प्रोविजन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भैया इसमें डेप्रिसिएशन का तो कुछ काम ही नहीं है ना? डेप्रिसिएशन का कुछ रोल किसमें? ये आपका 73 में। क्यों रोल बोले तो? मतलब डेप्रिसिएशन का ये तो परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या हुआ, निकलेगा फिर भी। लेजर अकाउंट ड्राफ्ट करोगे तो निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। एसेट है तो डेप्रिशिएट तो हुआ ही होगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करो, उसका नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके पास क्या है? नॉर्मल रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा? 22,000। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, हमने पढ़ा था ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये नहीं पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई शेयर्स या डिबेंचर इशू किए हैं तो उसको प्रीमियम में इशू किया होगा, तभी आपके बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ गया, तो वहां कंसिडर होगा ये। ट्रांसफर टू रिजर्व्स करते हैं, नॉट ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहला बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पीएनएल से नहीं आता है। जब आप कोई सिक्योरिटीज को हाई वैल्यू में इशू करते हैं तब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखा था क्या जब हमने फॉर्मेट सिखाया था? मैंने जब सिखाया था तो उसमें था थोड़ी ना सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो नॉर्मल फाइनेंसिंग में कंसिडर करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या कुछ? क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन? तो कुछ भी नहीं है। तो यानी प्रीवियस ईयर वाला पे करेंगे और करंट ईयर वाला हमने क्रिएट किया होगा। देन प्रपोज डिविडेंड तो है नहीं, बट इंटरिम डिविडेंड तो था। हाँ, डेप्रिसिएशन 20,000 आया क्या? यस, इंटरिम डिविडेंड 25,000। तो वी विल हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 1,09,000। क्लियर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक? तो इन द बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड अब और कोई वर्किंग नोट चाहिए ही नहीं आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, आपके बुक में 23 है ना? 22 है क्या? AS3 रिवाइज्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 3 1,09,000। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसके अंदर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन एक मशीनरी, 20,000। इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमने परचेज किया है, अमोर्टाइजेशन है नहीं। प्रोविजन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, 16,000 से 22 है, ड्यूरिंग द ईयर 6,000 क्रिएट किया होगा पीएनएल से। राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स कुछ भी नहीं था। देन इंटरेस्ट पेड के लिए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का रेट नहीं है, कुछ नहीं पता। डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है। देन भैया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में बेचा है। हाँ बेचा है। और 4,000 लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और कुछ था क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी तो है 42,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 42,000। तो ये सब करके अपने को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। $1,81,000, राइट? क्लियर है? ठीक है पलक, यहाँ तक। एडजस्टमेंट फॉर, भैया एक और चीज पूछना था। हम्म। जब मान लो कोई इन्वेस्टमेंट हो या मशीनरी उसको प्रॉफिट में बेचता है, तो प्रॉफिट तो उसका लेजर के अंदर आता नहीं है। आता है, क्यों नहीं आता? डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ऑन सेल। आपका ऐसे एंट्री होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी क्योंकि बेचा है, और टू पीएनएल, तो उसमें मशीनरी को डुअल एस्पेक्ट फुलफिल करने के लिए मशीन को तुमने रिकॉर्ड कर रखा है सपोज डेबिट साइड में 10,000 का। अब तुम उसको बेचा है 12,000 में, तो क्रेडिट साइड में 12,000 रिकॉर्ड करेगा। मशीनरी अकाउंट कभी मैच ही नहीं करेगा ना। डेबिट साइड में तुम मशीन को रिकॉर्ड कर रखा है 10,000 से, अब तुम उसको बेच दिया 15,000 में सपोज, तो तुम क्रेडिट साइड में बाई बैंक लिखेगा 15,000। नहीं, हम पूरा अमाउंट नहीं लिखेगा, हम सिर्फ उतना लिखेगा ना जितना मशीनरी से क्रेडिट होगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू राइट द एक्चुअल सेल वैल्यू 15,000, देन उसका जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल, फिर ये प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में, वरना डुअल एस्पेक्ट गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या करना है? सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, उसका लेना है क्या? नहीं लेना। ट्रेड पेबल्स लेगा। माइनस, अच्छा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 54 से 31 हो गया, मतलब 23,000। और करंट लायबिलिटीज कम हो रहा है, दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेना। करंट एसेट्स में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स
48,000, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश। बस इतना ही था करंट एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में। तो वी विल हैव कैश फ्रॉम operations before income tax paid, $1,10,000 क्लियर, माइनस इनकम टैक्स पेड। कितना था पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स? 65,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 45,000। क्लियर? हो रहा है सबसे? बस आपको बार बार वो चार चार आइटम्स बोलते रहना। जितना बार बोलोगे उतना बार दिमाग वहां पे पहुंचेगा, और बोलना बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कुछ क्वेश्चन ही किया था, होमवर्क डिस्कस किया था। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें नॉन करंट एसेट्स देखना है। हमने मशीनरी क्या किया था? सेल किया था, सेल ऑफ मशीनरी 18,000। परचेज तो कुछ किया ही नहीं। देन लैंड परचेज किया है, परचेज ऑफ लैंड 80,000। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपका कम हो रहा है तो सेल किया था, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 16,000 में। भैया ये आपका एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है, वो आएगा। जब प्रोविजन ऑलरेडी तुम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ले लिया, प्रोविजन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स वहां लेना होता है, तो फिर से क्यों लेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन की चीजों को दो बार लेना होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ही है तुम्हारा, और एक बार तो हमने कंसिडर कर ही लिया तो हो गया बस। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना था? 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड कुछ है नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड कुछ है नहीं। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हो, पूरे सारे नॉन करंट एसेट्स को एक एक करके चेक करो कि सबका कंसिडरेशन आपने किया है या नहीं किया। 20,000 का परचेज किया हमने, दैट्स इट, इतना ही आइटम है। नो इंटरेस्ट रिसीव्ड, नो डिविडेंड रिसीव्ड। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा आपका
81,000। क्लियर है? 81 ही आ रहा है क्या? अब क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें लेना है अपने को शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल 2,50,000 से 3 लाख हो रहा है, मतलब 50,000 इशू किया, बट नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो बढ़ रहा था ना। इसका मतलब हमने जो ये इशू किया है वो प्रीमियम पार्ट है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स 10,000, तभी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आया होगा। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जरूर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, नया बोरोइंग्स लिया हमने। इंटरेस्ट पेड नहीं है, डिविडेंड पेड है। इंटरिम डिविडेंड पेड 25,000। बस इतना ही था। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज हो तो वो कहाँ रीपेमेंट यहीं पे। एक बार 69 नहीं, 2 वर्किंग नोट ही बनाया था सिर्फ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। Then हम्म पहले तो हो गया प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, हम्म फिर प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर 50,000। माइनस हाँ हाँ फिर देखो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, 1,00,000 से 50,000 हो गया, तो रीपेमेंट किया हमने। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है नहीं, इंटरेस्ट पेड नहीं है, डिविडेंड तुमने कंसिडर कर ही लिया, बस। अभी क्या निकालेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी। कितना आ रहा है? 4,000 प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओ माय गॉड, इतना ही तो क्लोजिंग है। मैच हो गया। अभी भी रिदम आया या नहीं आया? इतना ही तो है कैश फ्लो, अगेन एंड अगेन 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 सारे क्वेश्चंस, एक ही चीजें तो करनी है अपने को, राइट? तो अब आपसे तभी तो क्लोजिंग से पूरे साल भर में कितना पैसा आया गया और शुरू साल के शुरू में तुम्हारे पास कितना था वो नहीं ऐड करेगा तो तुमको पता कैसे चलेगा क्लोजिंग बैलेंस?
दिन के शुरू में तुम्हारे पास कैश बॉक्स में कितना था वो नहीं पता, लेकिन पूरे दिन भर का ट्रांजेक्शन पता है, क्लोजिंग कैश मिलेगा कैसे? क्लियर है? अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली, नो इश्यूज। फिर भी कोई है तो मेरे से पूछते रहो, आई एम देयर टू गाइड यू।